नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। मोदी जो लाल किले से कहते हैं वो 100% करते हैं। इस बार भी 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वो नए भारत का शंखनाद लाल किले से करने जा रहे हैं। मोदी ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं जो कईयों को हैरान कर देगा। हो सकता है विपक्षियों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दे। ये 12वां मौका होगा जब पीएम मोदी लाल किले से भाषण देंगे। अपने भाषण में वो देश के लिए बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं। पीएम मोदी ने 1 अगस्त को एक्स पर पोस्ट कर लोगों से सुझाव मांगे थे। उन्होंने कहा था कि लोगों के सुझावों को वो अपने भाषण में शामिल करेंगे। लिहाजा आज आपको बताएंगे कि इस बार पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से क्या क्या घोषणाएं कर सकते हैं। वैसे भी पीएम मोदी के भाषणों में जवान, किसान, गरीब, महिलाएं, नौजवान और अर्थव्यवस्था जैसे विषय लगातार रहते हैं, लेकिन समय के साथ उनके भाषणों में नए आइडिया, नई योजनाएं शामिल रहती हैं। 2014 में जनधन योजना, स्वच्छता मिशन, 2019 में जल जीवन मिशन, लोकल फॉर वोकल को लॉन्च किया। ऐसे में संभावना है कि मोदी इस बार देश के सैनिकों के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि इस बार लाल किले से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता गूंजने वाली है। मोदी देश के बहादुर सैनिकों की वीरता की हकीकत सुनाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया भर में देश का मान कैसे बढ़ा, ये भी बताएंगे। इसके अलावा देश कैसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसका खाका लोगों के सामने होगा। ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बीच किसानों और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं होंगी। मोदी बिहार, बंगाल जैसे चुनावी राज्यों को सौगात देंगे। जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे का ऐलान भी हो सकता है। मोदी 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ये उपलब्धि उन्हें देश के इतिहास में एक खास स्थान दिलाएगी, क्योंकि अब तक कोई भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाया जो मोदी करने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पिछले 11 साल के 11 भाषणों में मोदी ने क्या वादे किए और कितने निभाए। साल 2014 में उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया। जनधन योजना की नींव रखी थी। ये बतौर प्रधानमंत्री उनका पहला भाषण था। इसी साल उन्होंने हर नागरिक के पास बैंक खाता होना चाहिए वाली बात कहते हुए जनधन योजना की नींव रखी थी। उन्होंने दोनों वादे निभाए। 2015 में मोदी ने लाल किले के प्रांगण से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की। उन्होंने डिजिटल इंडिया पर जोर देते हुए टेक्नोलॉजी को गांव-गांव पहुंचाने के अपने लक्ष्य को देश के लोगों तक पहुंचाया। आज देखिए हर जगह यूपीआई से पेमेंट हो रहा है। गांव-गांव टेक्नोलॉजी पहुंच रही है। एक क्लिक से हर काम हो रहे हैं। डिजिटल क्रांति आ गई है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद का भाषण दिया था, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत के स्टैंड को दर्शाता है। 2017 में मोदी ने न्यू इंडिया की बात कही। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त भारत बनाने की अपील की थी। उन्होंने गरीबी उन्मूलन और गांव के विकास के पर भी बहुत जोर दिया था। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से आयुष्मान भारत स्कीम का ऐलान किया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसका फायदा गांव-गांव पहुंचा। 5 लाख तक का इलाज इसके तहत मुफ्त में किया जाता है। 2019 में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद भाषण दिया। उनके भाषण में एक राष्ट्र एक संविधान का भी जिक्र था। जल जीवन मिशन की घोषणाएं भी इस साल की गई थीं। 2020 में कोरोना की महामारी के बीच पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत प्रण को दोहराया। वोकल फॉर लोकल भी इस साल संबोधन का अहम हिस्सा रहा था। 2021 में कोविड की भयानक लहर के बाद वैक्सीनेशन देना देश के लिए बड़ी चुनौती थी। भारत की वैक्सीन सफलता पर पीएम मोदी ने गर्व जताया था। 2022 में आज़ादी
का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से पंच प्रण का संकल्प दिया था, जिसमें विकसित भारत, भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, विरासत पर गर्व करना शामिल था। 2023 में लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता पर गर्व जताया था। दुनिया भर में भारत की बढ़ती धमक का जिक्र भी किया था। 2024 यानी पिछले साल पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण के जरिए भारत को स्किल कैपिटल बनाना, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जैसे सुझाव दिए थे। हर सेक्टर में AI और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात भी कही गई थी। अब आपको हम वो बताते हैं जो आने वाले कल के भाषण में मोदी जी कहने वाले हैं, और उसमें जो सबसे खास बात होगी उसमें अहम यह है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर की बात कहता हूं, जिसका जिक्र मोदी के भाषण में जरूर होगा। 6-7 मई को सेना ने जो शौर्य दिखाया उसकी सराहना मोदी जरूर करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, इसकी बात भी जरूर होगी। पाकिस्तान में टेरर कैंप को बड़े पैमाने पर कैसे नुकसान पहुंचाया गया, मोदी देश को जरूर बताएंगे। 7 मई की तारीख पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। ये उसके लिए कयामत की रात थी, ऐसी अंधेरी रात जो कटे न कट रही थी। ये वो रात थी जब पाकिस्तान में जलजला आया। ये जलजला कुदरती नहीं था। उस रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया। यही ऑपरेशन सिंदूर जिससे अब भी पाकिस्तान खौफजदा है, इसके तहत भारत ने पाकिस्तान में मिसाइलों की बरसात कर दी। आधी रात को पाकिस्तान में चीख पुकार मच गई थी। हर ओर तबाही का मंजर था। आतंकियों की कब्र खुद गई थी। उसी ऑपरेशन सिंदूर का 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इस पर भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ऐसी मिसाइलों की बरसात की थी कि पड़ोसी मुल्क में हड़कंप मच गया था। मुदीरिके हो या बहावलपुर, हर आतंकी अड्डों पर लाशें बिछ गई। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने जो पाकिस्तान को दर्द दिया, पाकिस्तान अब भी उससे करा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था। मोदी सेना के इस पराक्रम पर जरूर बातचीत करेंगे। दुनिया को सीधा मैसेज देंगे कि भारत की तरफ अगर आंख उठाने की हिम्मत आपने की तो उसका मकसद होगा मौत। तीसरी सबसे बड़ी बात जो की जाएगी वो है भारत की अर्थव्यवस्था को हम कैसे और ऊंचाई पर ले जाएं। उसका खाका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के सामने रखेंगे। ट्रम्प टैरिफ के बीच भारत कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है, मोदी इस बात पर भी बात करेंगे। भारत मई में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब भारत की कोशिश अगले 2-3 साल में जर्मनी को पछाड़ने की है। 2015 में देश की अर्थव्यवस्था $2.1 ट्रिलियन थी। 2025 में बढ़कर यह $4.3 ट्रिलियन हो गई है। उम्मीद है कि 2028 में अर्थव्यवस्था का आकार $5.5 ट्रिलियन का हो जाएगा। प्रधानमंत्री लाल किले से इस लक्ष्य को हासिल करने का खाका खींच सकते हैं। मोदी लाल किले से किसानों को भी बहुत बड़ी सौगात देंगे, लेकिन उसके पहले आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव है। ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि वहां पर भी सौगात दी जाए, जिससे विपक्षी दलों को मिर्ची लग सकती है। इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। अगले साल मई तक असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और बंगाल के चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के चुनाव अगले साल के स्वतंत्रता दिवस से पहले ही हो जाएंगे। उम्मीद है कि मोदी लाल किले से चुनावी राज्यों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इस साल के बजट में बिहार के लिए कई तरह की घोषणाएं की थी। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई, डिफेंस एक्सपर्ट सुनील सुंखल, सीनियर जर्नलिस्ट भी जुड़ेंगे। आइए हम चलते हैं सीधे उनके पास और उनसे बात करते हैं।
हाँ, आपको सर सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण होते हैं सर, उसमें जो वो खाका खींचते हैं और उसको वो 100% पूरा करने का काम भी करते हैं। 2014 में हम जब पहली बार उन्होंने भाषण दिया था लाल किले से, और उसमें उन्होंने स्वच्छता की बात की थी। उसके अलावा हर हर घर धन योजना, हर व्यक्ति को जो है खाता खुलवाने की भी बात कही थी, और उसको 100% उन्होंने पूरा किया। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस बार क्या विशेष हो सकता है? जी सर, बोलिए। मेरे जी। से। जी। हाँ, ये ऐसा है कि अरविंद जी, बहुत अहम सवाल है। सबसे पहले तो अभी उसके संध्या है हमारे स्वतंत्रता दिवस की, सबको शुभकामनाएं। और दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत से ऐसे मुद्दे इस समय में जो गर्म मुद्दे हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे, जी। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, या अमेरिका के साथ हमारे संबंधों की बात हो, या किसानों के हथियार उनके की रक्षा की बात हो, उनके अधिकारों की रक्षा की बात हो, या फिर गरीबी की बात हो, या फिर जो आम जनता की तरक्की की बात हो, आत्मनिर्भरता की बात हो। ये सब बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो समय में काफी गर्म है। इनके ऊपर जरूर चर्चा होगी, और देश की निगाहें भी इन पर रहेंगी कि आज लाल किले के प्राचीर से कल प्रधानमंत्री किस प्रकार की क्या बातें करते हैं। क्योंकि ना केवल देश बल्कि दुनिया की निगाहें भी रहेंगी, क्योंकि वहां से जो बातें होती हैं वो एक अगले एक साल का रास्ता तय करती हैं कि अभी सरकार की नीतियां किस प्रकार से चलेंगी। बाकी सभी जो डिपार्टमेंट हैं वो उस हिसाब से काम करते हैं। और जो और एक सर, उस पर निगरानी भी पैनलाइज बहुत एक्टिविटी। तगड़ी रखी जाती है। आप देखिए, चाहे हर घर जो सॉरी जनधन योजना हो सर, चाहे आप देखिए स्वच्छता का जो अभियान उन्होंने चलाया था, आपने देखा कि किस तरह से लोगों को उन्होंने जोड़ने का काम किया था। वो अपने आप में काबिले तारीफ है सर। क्योंकि एक मौका होता है जहां पे उनकी बात पूरी देश तक पहुंचती है, और एक तरह से जो कुछ ना कुछ नया चीज लेके आए हैं हमेशा। जैसे कि कई चीजों के परिणाम इमीडिएटली नजर नहीं आते। जैसे मुझे याद है कि जैसे भी आप जनधन योजना की जब बात की थी, तो कई बार बैंक वाले के क्या फायदा है अकाउंट खोलने का, क्या करेंगे इतने अकाउंट खोल, जीरो बैलेंस वाले अकाउंट खोलने का। लेकिन हमने कोविड के समय में देखा किस प्रकार पैसे सीधा उनके अकाउंट में चले गए, कोई बीच में बिचौलिया नहीं था, किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ा, एक बटन दबाओ उसका सीधा पैसा ट्रांसफर। तो ये सब बातें जो इनसे ईमानदारी बढ़ी है, और जो एक काम करने में बेहतर हो गया। दूसरा, जैसे उन्होंने बातचीत की थी हर घर तिरंगा, वाकई में एक जज्बा आ गया, जोश आ गया। इस साल मुझे बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि शायद एक सिंदूर की बात होगी, एक आत्मनिर्भरता के ऊपर जरूर बात करना जरूरी है। मेरे हिसाब से एक सैनिक होने के नाते भी मैं ये महसूस करता हूँ कि आत्मनिर्भरता के लिए केवल सेनाओं को डिफेंस सेक्टर ही नहीं चाहिए। आज हमें वो मेटलर्जी चाहिए, आज हमें वो इलेक्ट्रॉनिक चाहिए। चाहे आज हमारे जो इंजीनियर हैं, चाहे मेटल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कम्युनिकेशन में हो, मैकेनिकल हो, एरोनॉटिकल में हो, इन सब को जो युवा देश है भारत, युवाओं को संबोधित करेंगे, और युवाओं को एक आगे बढ़ना है, अलग सोच लेके आना है। ताकि ये चीजें बढ़ेंगी, हमारी बाकी इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो फिर तो डिफेंस इंडस्ट्री तो अपने आप बढ़ जाएगी, जिसके एकदम सही ऊपर कहा। जोर है। संजय सर हमारे साथ सुनील जी भी हैं, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुनील सर, आपने तो बहुत नज़दीक से इन सारी चीज़ों को देखा होगा, और पत्रकार का काम तो होता है कि भाई जो चीज़ें वो अपनी आंखों से देखता है, उसके अलावा उसकी आलोचना करने का भी काम होता है अगर उसमें कमियां होती हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से आपको क्या लगता है कि क्या किस तरह से उनके भाषण में जो बात होती है जमीन पे किस तरह से दिखाई देती है? कमियां भी होती है तो उसको जो है वो ठीक करने में लग जाते हैं। जैसे मुझे याद है कि किसानों के साथ जब आंदोलन चल रहा था, जो पहला आंदोलन था किसानों ने किया था, जब वो फेल हो गया तो बाद में कैसे उन्होंने टीम बनाई, और टीम बनाने के बाद अलग अलग लोगों को लगाया, और बहुत सारे मुद्दे उसमें सॉल्व भी हुए। सुनील जी। धन्यवाद अरविंद जी। सर। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के भाषणों का कोई जवाब नहीं है। एक अच्छे कम्युनिकेटर वो माने जाते हैं, लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों को संबोधित भी करते हैं, और वक्तृत्व कला में आज की तारीख में अगर आप देश के किसी नेता से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। बहुत अच्छा भाषण देते हैं। लेकिन सवाल केवल यह है कि जो बातें कही जाती, आपने कहा कि जनधन योजना लागू की गई,
बड़े पैमाने पर बैंक के खाते खोले गए। लेकिन सवाल है कि उन जनधन खातों में व्यक्ति जिसका वो खाता है, उसमें जिसका अकाउंट है, वो उसमें पैसा जमा करने की स्थिति उसके पास तो हो, सर उसकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर हो। अगर आप आंकड़ा देखेंगे कि जनधन खातों को, उन खातों के मिनिमम बैलेंस के लिए जो बैंक के खाते खोले गए, उन मिनिमम बैलेंस के नाम पर बैंकों ने कितना रुपए लिया? जी, वो खुद ले लिए उनसे, कितनी बड़ी रकम उन्होंने खुद जमा कर ली। अगर जनधन खाते का लाभ केवल यही था कि जो लाभार्थी थे उनको सीधे सीधे पैसा मिल जाए, तो ठीक है, उसका लाभ मिला। लेकिन यह केवल यह खाता सरकारी धन को देने के लिए बना था, या यह भी था कि व्यक्ति अपने आर्थिक गतिविधियों को उन खातों के माध्यम से संचालित कर ले। सुनील सर, मेरा एक सवाल है इसमें कि कल जो है, जो लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, उसमें क्या नई चीजें आने की उम्मीद हम करें, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो चीजें वो कहते हैं उसको वो 100% लागू करते हैं? नहीं अरविंद जी, मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूं कि जो कहते हैं वो 100% लागू करते हैं, इससे मैं थोड़ा सहमत। नहीं, अच्छी बात है भाई, आप पत्रकार है ना, इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई आलोचना करना तो आपका काम है। मैं इससे सहमत हूं। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी जी। मुझे आज तक इतिहास के विश्व के किसी भी देश में, किसी कोने में मैंने नहीं देखा है कि किसान 1 साल तक आंदोलन करते रहे और सरकार की जू तक न रहेगी। नहीं सर, चुनौतियां रहेंगी सर, मैं यही कह रहा हूं ना कि सर चुनौतियां तो होंगी, चुनौतियों का समाधान करना ही जो है। चुनौतियां नहीं थी। आप सोचिए कि आप किसानों के हितैषी के रूप में आपने वो तीनों कानून लाए थे और बिना किसानों से बातचीत की। सर देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं सर। मुझे याद है जब नोटबंदी की गई थी ना सर, तो उसमें बहुत सारी चुनौतियां थी सर। एक बार मैं आपके प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल से मिलने मुंबई गया था, तो उन्होंने उनको फोन किया, प्रधानमंत्री जी ने उनको फोन किया और फोन करके उनसे पूछा, एक जिन्होंने उनको कक्षा 8 कक्षा 9 में पढ़ाया था, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने फोन किया और फोन करके पूछा कि नहीं, इसमें आपका क्या सुझाव है। तो हमारा ये कहने का आशय ये है कि सर बहुत सारे ऐसे इश्यूज, मुद्दे होते हैं, उसमें सरकार की अपनी स्थिति होगी, बट हाँ, हम ये मानते हैं कि भाई प्रधानमंत्री ज्यादातर जो बात कहते हैं वो करते हैं। हाँ, हमारा आपका काम है जो कमियां हो उसको बताएं, उसको जनता के सामने भी लाएं सर। सच बात है इसमें, आपकी बात से मैं एकदम इत्तेफाक करता हूं। अरविंद जी, अगर ज्यादातर घोषणाएं लागू की गई होती तो स्थिति ये नहीं रहती। आंकड़ों के सारे देश नहीं चलता, जीवन नहीं चलता। ठीक है सर, आपकी बात भी देश सुन रहा होगा, और मैं समझता हूं कि भाई आंकड़ों के सहारे देश नहीं चलता, ये बात सच है। लेकिन हमें ये बात भी सच है कि जो अच्छी चीजें हों उसकी तारीफ करें, और ये बात भी सच है जो ठीक ना हो उसकी आलोचना भी करें। सर मैं आप संजय सर के पास चल रहा हूं। संजय सर, आप मुझे ये बताइए कि सैनिकों के लिए जो अभी इतनी वीरता और इतना पराक्रम हमने देखा अभी सिंदूर में, और वाकई ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से उन लोगों ने जाके पाकिस्तान के घर में उनको मारा है, पाकिस्तान इसको कभी भूल नहीं सकता। भले ही रोज वो दुनिया भर में घूमता रहे, ये चिल्लाता रहे कि नहीं हमने जो है भारत को जो है चोट पहुंचाई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। हमारे देश के सैनिक जो है बहुत बहादुर है, बहुत पराक्रमी है। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि क्या होने जा रहा है सर लाल किले से? ये ऐसा है कि 2-3 बातें एक सैनिक होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि एक बात तो है, आप देखिए हर दिवाली प्रधानमंत्री जी सैनिकों के साथ मनाते हैं। किसी कहीं भी कहीं सीमावर्ती क्षेत्र में जाते हैं, मिठाई खिलाते हैं अपने हाथ से। तो एक फोकस है, आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस है, सेनाओं को खुली छूट देने का फोकस है, और एक आक्रामक होने का फोकस है। ये 3-4 चीजें जो है एक सेना को चाहिए होती है, जो कि एक अपने काम करने के लिए उनका मोराल हाई रहता है। जैसे OROP भी कई सालों से अटका हुआ था, वो भी आया था। हालांकि कुछ अभी भी रोता है कि कुछ परसेंट नहीं है, लेकिन 80% 90% तो आया, कुछ तो आया। दूसरी बात यह है कि अब मुझे जो उम्मीद है इसमें, वो है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात जरूर होगी। दूसरी बात आत्मनिर्भरता की बात, जिसकी मैं अभी बात कह रहा था,
उसके ऊपर अवश्य जोर रहेगा, क्योंकि आज देश में जो डिफेंस प्रोडक्शन है, डिफेंस प्रोडक्शन अभी 1,50,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। पिछले साल हमने तकरीबन 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, तकरीबन 100 से ज्यादा देशों में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक सोच यहाँ भी बदली आई है कि आज ये सोच कैसे बदली आई है कि 2016 में मैं भी हिस्सा था इसका, कि किस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया, किस प्रकार से IITs को लाया गया, प्राइवेट इंडस्ट्री को लाया गया, ताकि एक फैले। सरकारी तंत्र में ही अगर खाली रह जाता है तो हमने देखा तो कि ऑर्गेनाइज फैक्ट्रीज बहुत अच्छा काम नहीं कर रही थी, बहुत गंदा काम कर रही थी, बल्कि मैं ये कहूंगा उनका भी कॉर्पोरेटाइजेशन करके उनको एक कंपटीशन में ले आए कि भैया आप नहीं करोगे तो प्राइवेट सेक्टर देगा हमको, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तो एक तरह से एक अकाउंटेबिलिटी लाए हैं, जिसकी वजह से आज डिफेंस प्रोडक्शन बड़ा है। दूसरी बात यह कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो हुआ है हमारे सीमाओं के ऊपर, वो बड़ा जरूरी था। कई सालों से हम लोग पिछड़े में, चाइना से अभी भी हम काफी पीछे हैं, लेकिन कम से कम अब काफी बड़ी शुरुआत हो गई, जो सीमाओं पर रोड, ब्रिजेस और सीमाओं को जोड़ रहे, जो हमारे पहले मतलब काम हम एकदम अपने अब सीमाओं के पास सर पहुंच गए हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। सुनील सर, मुझे ये बताइए कि अब हम क्या उम्मीद करते हैं, हमें आने वाले इस भाषण से हम क्या उम्मीद करें, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे नौजवानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो? सर, मुझे लगता है कि कल के संबोधन में प्रधानमंत्री जी ये जो सेना के आधुनिकीकरण का जो सवाल है जी, जिसको उठाया है लगभग सेना के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, वह एक बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि लोगों ने कहा है कि जो सेना के आधुनिकीकरण या उनकी परियोजनाओं को समय से लागू करने या उनके जरूरतों को समय से पूरा कर देने को लेकर के उन्होंने कहा कि समय से कभी पूरे नहीं होते। उनकी जो जरूरत आज होती है वो कई समय के बाद होती है। ये वायुसेना अध्यक्ष ने भी कहा और थल सेना अध्यक्ष ने भी कहा, और ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है कि जो हमारे ये कल कारखाने हैं जो आयुध सामान का उत्पादन करते हैं, उनकी जो दशा हुई है उसको लेकर के बड़ा सवाल लोगों के मन में पैदा हुआ है। और आज आप जो सेना के संसाधनों का समुचित प्रयोग को लेकर के जो चिंता व्यक्त की गई है जी, तो अभी आप देखिए कि एक बड़ी खबर ये आई कि सेना में जो लड़के चयनित हो जाते हैं वह प्रशिक्षण के दौरान जब घायल हो जाते हैं तो न वो सेना में रह पाते हैं और न सामान्य जीवन जी पाते हैं। उनके बारे में जो सरकार का रवैया है वह भी एक बड़ा गंभीर विषय हो गया। केवल अच्छी बात है, मैं ये देख रहा था कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि पूरे देश से सर सुझाव मांगे गए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव मांगे कि आप अपने सुझाव भेजिए कि भाई कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें अपने इस भाषण में शामिल करना चाहिए, आने वाले भविष्य को लेके एक बड़ा जो खाका तैयार करना है उसमें हमें उसको रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि सर इस तरह के सुझाव जो है आप लोगों ने, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने दिए होंगे, उन्होंने बताए होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी बातें भी जो है पूरा देश इस समय सुन रहा है और हम उम्मीद करेंगे सर कि आपकी बातें जो है वहां तक पहुंचें और आपकी बातों को भी उसमें शामिल किया जाए। आप दोनों लोग सर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन कल मैं उम्मीद करूंगा इसके बाद हम जो है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक क्या कह रहे हैं उसको सुनाते हैं और उसके बाद फिर हम आपको इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का निष्कर्ष बताएंगे। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। हमारी ताकत हमारी जीवटता है, हमारी ताकत हमारी एकजुटता है, हमारी प्राण शक्ति राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना है। ये समय है साझा स्वप्न देखने का। भाइयों बहनों, सिर्फ दिशा नहीं, एक व्यापक दृष्टिकोण का मसला है। सिर्फ रूपरेखा नहीं,
ये रूपांतरण का संकल्प है, ये लोक आकांक्षा, लोकतंत्र और लोक समर्थन का त्रिवेणी धारा है। ये मति भी है, ये सहमति भी है, ये गति भी है और प्रगति का एहसास भी है। और आज विकास के पिरामिड में हमारे देश का दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित वो वहां पर बैठा हुआ है। हमें पिरामिड, विकास की पिरामिड की इस नींव को मजबूत करना है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के द्वारा अगर वो ताकतवर होगा तो विकास का पिरामिड कभी हिलेगा नहीं। कितने ही झोंके क्यों ना आए, उसे कोई संकट नहीं आएगा। पीढ़ियां निकल जाती उस गति से ऑप्टिकल फाइबर हिंदुस्तान के गांवों में पहुंचाने के लिए। ये रफ्तार, ये गति, ये प्रगति, ये लक्ष्य, इस प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, देश की अपेक्षाएं बहुत है, देश की आवश्यकताएं बहुत है और उसको पूरा करना सरकार हो, समाज हो, केंद्र सरकार हो, राज्य 10 हफ्ते के भीतर भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम। आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है। आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। 125 करोड़ देशवासियों में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हर कोई अपनी जगह से 2022 के आजादी के बाद के 75 साल एक नया संकल्प, नया इंडिया, नई ऊर्जा, नया पुरुषार्थ, सामूहिक शक्ति के द्वारा हम देश में परिवर्तन ला सकते हैं। न्यू इंडिया जो सुरक्षित हो, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बात निश्चित है कि भारत का सामर्थ्य और भारत की संभावनाएं विश्वास की नई बुलंदियों को पार करने वाली है और ये विश्वास की नई बुलंदियां नए सामर्थ्यों को लेकर के चलनी चाहिए। आज देश में G20 समिट के मेहमान नवाजी का भारत को अवसर मिला है। अब पिछले 1 साल से हिंदुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से G20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए, अनेक कार्यक्रम हुए हैं, उसने देश के सामान्य मानवी के सामर्थ्य को विश्व को परिचित करा दिया है। और स्वतंत्र भारत 75 साल की यात्रा के बाद एक नए मुकाम पर बढ़ रहा है, तब हम कोई कोर कसर न छोड़े। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझे जो दायित्व दिया है, मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। ये बात निश्चित है
कि भारत का सामर्थ्य और भारत की संभावनाएं विश्वास की नई बुलंदियों को पार करने वाली है। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया।